तन्नू अपने कमरे में शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन उसे उसकी साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज मिल नहीं रहा होता। तभी वो अपनी देवरानी खुशबू के कमरे में जाती है और अपनी साड़ी दिखाते हुए बोलती है। खुशबू, तुम्हारे पास इस साड़ी से मैचिंग कोई ब्लाउज है क्या? पता नहीं, मैं अपना ब्लाउज रखकर कहीं भूल गई हूँ, मिल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, मेरे पास एक साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज है। रुको, मैं अभी आपको निकाल कर देती हूँ। खुशबू जल्दी से अलमारी खोलती है और उसमें से एक पॉलिथीन निकालती है और तन्नू को देते हुए बोलती है। ये लीजिए, इसमें साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज है, आप निकाल कर पहन लीजिए और रेडी हो जाइए। तन्नू खुशबू से वो पॉलिथीन लेकर अपने कमरे में आती है, लेकिन जैसे ही वो पॉलिथीन से ब्लाउज निकालती है उसका सर घूमने लग जाता है, क्योंकि खुशबू के ब्लाउज में से उसके पसीने की बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। बेचारी तन्नू अपना सर पकड़ते हुए खुद से बोलती है। हाय हाय, मेरी खुशबूदार देवरानी की खुशबू ने तो मुझे मार ही डाला। राम 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 राम, कितनी गंदी बदबू है इसके पसीने की। पता नहीं खुशबू इस ब्लाउज को धोती भी है नहीं। अब क्या करूं, मजबूरी में मुझे यही पहनना पड़ेगा। चलो भर भर के परफ्यूम ही लगा लूंगी। जैसे तैसे नाक सिकोड़ते हुए तन्नू खुशबू का खुशबूदार यानी कि वो बदबूदार ब्लाउज ही पहन लेती है और फिर अच्छे से परफ्यूम भी लगा लेती है। इसके बाद सभी लोग शादी में चले जाते हैं। शादी में बार बार तन्नू अपने अगल बगल को सूंघकर खुद में से आने वाली खुशबू या फिर बदबू को चेक कर रही होती है। अपनी बहू को ऐसा करता देख तन्नू की सास अनीता उसके पास आती है और उससे बोलती है। बहू, ये तू क्या कर रही है और बार बार अपने बगलों को क्यों सूंघ रही है? कुछ भी तो नहीं माँ जी, वो मैंने अच्छा महंगा परफ्यूम लगाया था तो उसी की खुशबू ले रही थी। तेरे खुशबू लेने के चक्कर में ना कोई कुछ गलत ही समझ लेगा। तू ये सोच रही कि खुशबू आ रही तो सूंघ लेती हो, लेकिन कोई और तो कुछ और ही मतलब निकालेगा इसका। इसलिए ऐसी गंदी हरकतें ना बंद कर दे अब। सॉरी माँ जी, सॉरी, अब नहीं करूँगी। तन्नू इतना बोल ही रही थी कि तभी दूर रखे फर्राटे की हवा तन्नू को छूती है। जैसी हवा तन्नू पर पड़ती है, उसके परफ्यूम की खुशबू से ज्यादा खुशबू के पसीने की बदबू हवा में फैल जाती है और अनीता अपनी नाक पर हाथ रखते हुए बोलती है। आय हाय, दिमाग सड़ गया मेरा तो। इतनी गंदी बास आ रही है तुझमें से और तू कह रही कि परफ्यूम लगा रखी है। अरे परफ्यूम छोड़, मुझे तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि तू नहा कर आई है। माँ जी, आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे ये मेरा ब्लाउज नहीं है, ये खुशबू का ब्लाउज है। सत्यानाश हो बहू तेरा। तुझे क्या जरूरत पड़ गई वो खुशबूदार देवरानी का ब्लाउज पहनने की? अरे दूर हो जा मेरे से। और हाँ, किसी पंखे के नीचे खड़ी मत हो जाना, वरना जितने भी लोग शादी में आए ना वो सब बेहोश हो जाएंगे। इतना कहकर अनीता पर धमकती हुई वो वहाँ से चली जाती है। शादी की पार्टी एंजॉय करने के बाद सभी लोग अपने घर आते हैं और तन्नू की देवरानी खुशबू बस नाम की ही खुशबू थी, पर असल में उसके पसीने की बदबू बहुत ही ज्यादा गंदी आया करती। खुशबू अगर किसी कपड़े को 5 मिनट भी पहन लेती तो कोई भी उस कपड़े को बिना धोए पहन नहीं सकता था। यहाँ तक कि जब वो किसी के पास बैठी होती थी तब भी उसके पसीने की बदबू आती ही रहती। ऐसे अगली सुबह अनीता और तन्नू दोनों आराम से बैठे सोफे पर चाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर खुशबू आ जाती है और अपने हाथों को हवा में उठाते हुए अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोलती है। कल शादी में इतना ज्यादा थक गए थे, मेरी तो जल्दी आँख ही नहीं खुली। थैंक यू दीदी, थैंक यू माँ जी, आप दोनों ने नाश्ता बना लिया। बस बस थैंक यू की जरूरत नहीं है। बस तुमने जो ये अंगड़ाई लेने के लिए अपने हाथ ऊपर किए है ना, बस प्लीज इससे नीचे कर लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाय हाय, कितनी भयंकर बदबू आ रही तुझमें से। अरे तेरा नाम खुशबू किसने रख दिया? तेरा नाम तो बदबू होना चाहिए था। पता नहीं आप लोगों को ही बदबू आती है पसीने की, मुझे तो कभी नहीं आई अपने आप में से। अरे हमसे पूछ हमारी क्या हालत होती है। तू तो बस बदबू फैला के चली जाती है और तेरे पीछे पीछे हम मरते रहते हैं। अरे माँ जी बस कीजिए, कोई बात नहीं। अब हर किसी का अपना शरीर है, अपनी खुशबू है, अपनी खामियां हैं। आप ऐसे खुशबू को बुरा नहीं बोल सकती हैं। बुरा भला ना कहूँ तो फिर क्या करूँ? तुझे अवार्ड दूँ? नहाती धोती तो तू है नहीं, इस खुशी में तुझे अवार्ड दे देती हूँ, है ना? मैं तो रोज नहाती हूँ, बल्कि दिन में 2 बार नहाती हूँ, सुबह भी नहाती हूँ और शाम को भी। राम जाने बहू, तेरा क्या ही होगा। तेरे पसीने की बदबू की वजह से ना हम सब लोग परेशान हो चुके हैं। अगर तेरा कपड़ा किसी कोमे वाले इंसान को सुंघा देना तो वो कोमे से बाहर आके ना सबसे पहले तो तेरे 10 थप्पड़ मारेगा।
ऐसे ही अनीता सुबह सुबह ही खुशबू को खूब सुना देती है और बेचारी खुशबू को बहुत बुरा लगता है। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाती है और दिन गुजरते चले जाते हैं। खुशबू अपने बदन की बदबू को हटाने के लिए कई तरह के महंगे परफ्यूम, इत्र और अच्छे खुशबूदार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती, लेकिन उसके बदन की बदबू के सामने सारे प्रोडक्ट फेल हो चुके थे और उससे तो बस हर वक्त बदबू ही बदबू फैलती रहती। तनु खुशबू के पीछे उसके कमरे में जाती है और उससे बोलती है, खुशबू तुम ठीक तो है ना? माँ जी की बातों का बुरा मत मानो। बुरा कैसे ना मानूं? अब अगर मेरे अंदर से बदबू आती है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं तो अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, तुम चिंता मत करो। होता है हर किसी का अपना अपना बॉडी का हिसाब। दीदी, एक आप ही तो हो जो मुझे समझती हो, वरना माँ है जिनको बस मुझ में से बदबू आती है और वो तो कुछ समझती ही नहीं है मुझे। ऐसे ही रोते हुए खुशबू तनु को गले लगाती है। खुशबू के बदन की बदबू से बेचारी तनु का फिर से सर घूमने लग जाता है, पर जैसे तैसे वो खुद को संभालते हुए खुशबू को अपने आप से दूर करती है और अपने कमरे में आती है और खुद को सूंघते हुए बोलती है, हे भगवान, अपनी देवरानी नहीं खुशबूदार देवरानी को हौसला देने के चक्कर में मेरे बदन से ही बदबू आने लगी है। अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा और ये कपड़े भी धोने पड़ेंगे, वरना सबको लगेगा कि खुशबूदार देवरानी के साथ साथ रह के मैं भी खुशबूदार हो गई हूँ। इतना कहकर तनु बाथरूम में जाती है और नहा धोकर कपड़े बदल लेती है। अपनी बदबूदार देवरानी से तनु भी बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी, पर बेचारी कभी खुशबू से इस बात की शिकायत नहीं करती। ऐसे ही एक दिन खुशबू अपने गंदे कपड़े हाथों में लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ पर अनीता की पड़ोसन शांति आ जाती है और खुशबू से कहती है, अरे खुशबू बहू, जरा 2 प्याज दे देती, मुझे सब्जी में छोका लगाना था। 2 मिनट रुकिए आंटी जी, लेकर आती हूँ। बेटा थोड़ा जल्दी ले आना, मुझे खाना बनाना है, वैसे ही बहुत लेट हो चुका है। शांति की बात सुनकर खुशबू रसोई में से प्याज लेने के लिए जाती है और गंदे कपड़े सोफे पर ही छोड़ जाती है। अब उन गंदे कपड़ों में रखा हुआ एक कुर्ता शांति को बड़ा ही अच्छा लगता है। वो हाथ से उठाकर उस कुर्ते को देखने लगती है और बोलती है, अरे वाह, ये कुर्ता तो बहुत अच्छा है। वैसे मानना पड़ेगा, खुशबू बहू की पसंद तो बहुत अच्छी है, पर ये बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं इन कपड़ों में से तो नहीं आ रही? एक काम करती हूँ, इस कपड़ों को ना सूंघ कर देखती हूँ। इतना कहकर शांति उस कुर्ते के पास से सूंघ लेती है और खुशबू की खुशबू सूंघकर शांति की तो आंखें ही पलट जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी खुशबू रसोई से प्याज लेकर आती है। खुली आंखों से बेहोश हुई शांति को देखकर वो जोर से चिल्लाती है। खुशबू के चिल्लाने की आवाज सुनकर अनीता और तनु जल्दी से भागी भागी उसके पास आती है और शांति को बेहोश देखकर अनीता बोलती है, अरे क्या हो गया? ऐसे कैसे बेहोश हो गई? पता नहीं माँ जी, मैं तो बस कपड़े धोने के लिए जा रही थी, इतने में आंटी आ गई और बोली कि मुझे प्याज चाहिए। मैं प्याज लेने गई तो आकर देखा कैसे बेहोश पड़ी हुई है। ये बेहोश तुम्हारे कपड़े सूंघ कर हुई है। वो देखो, शांति आंटी के पास तुम्हारा कुर्ता गिरा हुआ है। हाय हाय रे बहू, तू एक दिन किसी की जान लेके ही मानेगी क्या? अरे मैंने थोड़ी ना कहा था कि ये मेरे कपड़ों को सूंघ सूंघ कर देखे। आप सभी बहस बंद करिए, पहले शांति आंटी को होश में लेकर आते हैं। खुशबू जाओ, पानी लेकर आओ। तनु के कहने पर खुशबू ठंडा ठंडा पानी लेकर आती है और तनु शांति के मुंह पर पानी छिड़क देती है। शांति को होश आ जाता है और उठते ही शांति खुशबू से बोलती है, अरे मैं मरी तो नहीं ना? हाँ, मैं जिंदा हूँ। अरे खुशबू बहू, कम से कम कपड़े तो अच्छे से धो लिया कर, इतनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। और वैसे एक बात बता, कब से ये कपड़े नहीं धोए तूने? ये तो बस 2 दिन पुराने ही कपड़े हैं। अरे खुशबू बहू, भगवान ने तुझे शक्ल तो बहुत अच्छी दी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू झूठ बोलेगी। अरे साफ पता चल रहा है ये कपड़े कितने सालों से नहीं धुले, जब भी तो इसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही है। बहू, तुझे मैंने कितनी बार समझा रखा है, ये जो तू कपड़े पहनती है ना, इसको थोड़ा मुझसे दूर रखा कर। मेरे बस की नहीं है इतनी बदबू सूंघना। एक बात बता खुशबू बहू, ये तेरे गंदे कपड़ों की वजह से अगर कोई मर जाएगा, जब तुझे अच्छा लगेगा क्या? माँ जी, आप क्या बोल रही हैं? जो कुछ भी हुआ है उसमें खुशबू की क्या ही गलती है? अरे अगर इसमें इसकी गलती नहीं है तो क्या पड़ोस वाले गुप्ता जी की गलती है? अरे किसने कहा था इन कपड़ों को यहाँ रखने के लिए?
वो तो अच्छा वो मैं थी जो बच गई, वरना कोई और होता ना तो पक्का इसकी बदबू से निपट जाता अभी तक। और नहीं तो क्या, ये खुशबू की वजह से ना हर जगह हमारी बेइज्जती होते रहती है। और पता नहीं ये बहू हमारे घर के पल्ले में कैसे बंध गई। अरे मैं तो इसको खुशबू वाली बहू बना के लेके आई थी कि घर को रोशन कर देगी, खुशबू ही फैला देगी, लेकिन नहीं, इसकी तो बदबू ही खत्म नहीं होती। सबकी ऐसी बातें सुनकर बेचारी खुशबू को बहुत बुरा लगता है। वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। तनु पीछे पीछे अपनी देवरानी के उसके कमरे तक जाती है और खूब दरवाजा पीटती है, लेकिन खुशबू दरवाजा नहीं खोलती और तनु बाहर से बोलती है, खुशबू दरवाजा खोलो, मुझसे बात करो खुशबू। माँ जी और आंटी जी की बातों का बुरा मत मानो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। चले जाइए आप यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझे मेरी बदबू खुशबू जो भी आप लोग मुझे कहते हैं ना, उसके साथ अकेला छोड़ दीजिए। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तनु बहुत देर तक दरवाजा बजाती रहती है, लेकिन खुशबू दरवाजा नहीं खोलती। तभी अंदर से कुछ जोर से गिरने की आवाज आती है। तनु घबरा जाती है। तनु जल्दी से शांति और अनीता को ऊपर बुलाती है। तीन औरतें धक्का मार कर जैसे ही दरवाजा खोलती हैं, तो देखते हैं कि खुशबू फर्श पर बेहोश पड़ी है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है। खुशबू की ऐसी हालत देखकर सभी घबरा जाते हैं और जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर जल्दी से खुशबू का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और पता चलता है कि खुशबू ने खुद की जान लेने की कोशिश की है। जैसे ही खुशबू को होश आता है, शांति, अनीता और तनु सब खुशबू से मिलने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं और अनीता बोलती है, बहू तू पागल हो गई है क्या? ये सब कुछ क्या कर रही है? अरे हमारी बातें तुझे इतनी बुरी लग गई कि तू अपनी जान देने पर उतारू हो गई। तो और क्या करती? आप लोग मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते। जब देखो आप लोग मुझे मेरे पसीने के बदबू की जगह चिढ़ाते रहते हो। इसमें मेरी क्या गलती है? भला आप ही बताओ। दिन रात सब यही बातें सुन सुनकर मैं तो थक गई हूँ, इसीलिए खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। शांत हो जाओ खुशबू, अब से कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दिया करूँगी। दीदी, आपके अलावा मुझे कोई समझता ही नहीं है। एक आप ही हैं जो मेरा ख्याल रखती हैं। बस उसके अलावा तो हर किसी को मेरे अंदर से बदबू ही आती है। मेरे अंदर के गुण तो दिखते ही नहीं है किसी को। खुशबू की ऐसी बातें सुनकर शांति और अनीता को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों ही उससे माफी मांगती हैं। तबीयत ठीक होने के बाद सभी लोग खुशबू को घर पर ले आते हैं और इसके बाद तनु खुशबू को कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने के लिए देती है, जैसे कि हफ्ते में 2 बार चंदन का लेप लगाना, पसीना आने पर तुरंत अपने कपड़ों को बदलना और उन्हें वक्त से धो देना, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, और अब जब भी खुशबूदार परफ्यूम लगाती तो खुशबू से सिर्फ खुशबू ही फैलती, ना कि उसके पसीने की बदबू। कोई भी खुशबू को बदबूदार नहीं कहता था और ना ही अब उसे चिढ़ाता था। खुशबूदार देवरानी वास्तव में खुशबू से भर जाती है। कोमल, चंदा और रूमा तीनों ही बहनें शहर की तरफ जाने वाले सुनसान रास्ते पर अपना एक ढाबा चलाती हैं। तीनों बहनों का ये ढाबा चलता भी बहुत अच्छा था, लेकिन आए दिन उन्हें गांव वालों की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता था। चंदा, जल्दी जल्दी हाथ चला, दिख नहीं रहा तुझे कितने ग्राहक बैठे हैं? हाँ हाँ, मैं कर ही तो रही हूँ। और रूमा तो अभी तक मछलियाँ लेकर ही नहीं आई घर से। ना जाने क्यों वो कोई काम करना ही नहीं चाहती, इतनी मुसीबत देखने के बाद भी। अरे दीदी, आपको पता है, आज अपनी रजनी काकी कह रही थी कि जिस तालाब से हम मछली लाते हैं वो तालाब गंदा है। अगर हमने इस तालाब से मछलियाँ लाना छोड़ा नहीं, वो गांव वालों को बता देगी कि हम गंदे सड़े पानी से मछली पकड़ कर लाते हैं। वो हमारे काम और कमाई को देखकर जलती है और कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो हमें यहाँ तक लाए हैं ना, तो आगे भी खुद ही लेकर जाएंगे। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हो दीदी। कोमल, चंदा और रूमा तीनों ही बहनें मिलकर मछली का ढाबा चलाती थी और उनके इस मछली के ढाबे में फिश फ्राई, फिश कड़ी जैसे ढेरों आइटम मिलते थे। गांव के लोग तो तीनों बहनों के इस फेमस ढाबे पर ही आते थे। साथ में आने जाने वाले लोग भी तीनों बहनों के इस ढाबे से मछली खाया करते थे। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हुई है हमारे ढाबे से, क्या बात है। लेकिन अब शाम भी हो चुकी है, जो मछलियाँ बची हैं उसे घर ले चलो, रात का खाना तो यही हो जाएगा। लेकिन अभी हमें मछली पकड़ने के लिए जाल भी बिछाना है। हाँ दीदी, जल्दी चलो, हम तालाब में जाल बिछा कर आते हैं
उसके बाद ही हम घर चलेंगे। दीदी जल्दी घर चलो, वैसे भी आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे तो बस खाकर सोना है। हाँ, तू तो है ही एक नंबर की आलसी, तुझे और काम ही क्या है। अभी ये बची हुई मछली घर लेके चल, मैं और दीदी जाल बिछा कर आते हैं। इतना बोलकर चंदा और कोमल तालाब की तरफ निकल पड़ती हैं और रूमा अपने घर आ जाती है। लेकिन अब चंदा तालाब पर पहुंचती है तो वो देखती है तालाब से उसकी पड़ोसन रजनी और उसका पति रघु मिलकर मछली पकड़ने के बाद जाल बिछा रहे हैं। अरे कोमल चंदा, आज तुम दोनों लेट हो गए क्या? देखो तुम दोनों मछली पकड़ने आए नहीं तो हमने सोचा मछलियाँ हम ही पकड़ ले। अरे रजनी काकी, आपको पता है ना हम यहाँ से मछली पकड़ते हैं, तो आपने पहले ही मछलियाँ पकड़ ली। क्यों, ये तालाब तूने खरीद लिया है क्या? हम नहीं पकड़ सकते यहाँ से मछलियाँ? लेकिन ये सब आप जानबूझकर कर रही हैं, क्योंकि आप हमारे ढाबे से जलती हो। आपको जबकि ये भी पता है हम सब ने बाढ़ में अपना सब कुछ खोया है, बल्कि रघु काका तो शहर जाकर कमा भी रहे हैं और अपना घर भी चला रहे हैं। लेकिन हम तीनों बहनों की परवरिश तो मुश्किल है ना। मैंने तुझे तेरी बहनों की परवरिश से थोड़ी ही रोका है। जा तालाब में जाल डाल और मछली पकड़ और खिला अपने ढाबे से सड़ी गली मछलियों लोगों को। इतना बोलकर काफी सारी मछलियाँ रघु और रजनी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर कोमल और चंदा उदास हो जाती हैं, क्योंकि रजनी ने जितनी मछलियाँ पकड़ी थी उसके बाद तो तालाब में मछलियाँ मिलना मुश्किल था। दीदी अब हम क्या करें, सारी मछलियाँ तो इन्होंने पकड़ ली, अब हम कहाँ से लाएंगे कल के लिए मछलियाँ? हमें हार नहीं माननी चाहिए, हम जाल लगा कर आएंगे। अगर मछली फंसी तो ठीक है, वरना सुबह ढाबा ही नहीं खुलेगा। अब तालाब में जाल बिछाने के बाद ही कोमल और चंदा घर आ जाते हैं। अब अगली सुबह दोनों ही उदास मन से मछली लाने जाते हैं तो उसमें 5 से 6 मछलियां ही फंसी होती हैं। हालांकि इतनी कम मछलियों से तो कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन कोमल और चंदा उन मछलियों को अपने ढाबे पर लेकर आती हैं और उन्हें बनाती हैं। और कुछ देर बाद ही ढाबे पर ग्राहक आने लगते हैं और सभी ढाबे के बाहर बैठकर मछली खा रहे होते हैं। लगता है मेरी मछली लाने के बाद भी आखिरकार इन बहनों के जाल में फंस ही गई मछलियाँ। इनके इस ढाबे को मैं किसी भी तरह बंद करवा कर ही रहूंगी। कैसे ये तीनों इतना आगे जा सकते हैं? पूरे गांव में लोग मुझसे उधारी पर पैसे लेते हैं, लेकिन जब से इनके इस ढाबे से पैसे होने लग गए, ये तीनों बहनें भी ब्याज पर पैसे लगाने लग गई। आज तो सारी मछली लंच में ही बिक गई और हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आऊँ? मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मछली रोटी चावल खा खा कर मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो क्या बना दूँ? वैसे भी आज मछली बची नहीं है, क्योंकि पहले ही मछलियाँ कम थी और अब तो सारी मछलियाँ वो रजनी काकी ले जा रही हैं आजकल तालाब से। रजनी काकी? लेकिन क्यों? अगर ऐसा है तो मैं भी उन्हें तालाब से एक भी मछली घर लेके जाने नहीं दूंगी। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी किस्मत में जितना होगा ना हमें मिल ही जाएगा। हमें बस अपना काम करना है और हर रोज की तरह आज भी हम तालाब में जाल बिछाने जाएंगे। अब कल की तरह आज भी पहले से ही रजनी अपने पति के साथ मछली पकड़कर जा चुकी थी, चंदा और कोमल के आने तक। लेकिन फिर भी कोमल और चंदा तालाब में जाल बिछाती हैं। इधर देर रात तीनों बहनें खाना खा रही होती हैं। देखो दीदी, ना तो रजनी काकी का कोई मछली का ढाबा है, ना वो मछली पकड़ पकड़ कर बेचती हैं। वो सिर्फ ये सब इसी के लिए कर रही हैं ताकि हमारी मछली का ढाबा बंद हो जाए, ताकि हम मछली ना खरीद सकें। तो क्या हम तालाब से मछलियाँ ना मारे, मछली खरीदे? लेकिन इससे तो कुछ खास बचत ही नहीं होगी। लेकिन दीदी, हमें अगर अपनी मछली का ये ढाबा चलाना है तो हम मछली खरीद के भी ले आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये ढाबा चला कर ही रहेंगे। ठीक है, हमने अपने ढाबे को बहुत मेहनत से खड़ा किया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम इस अपने ढाबे को बर्बाद करें। लेकिन जब अगली रोज कोमल और चंदा मछली लेने पहुंचती हैं, तो वो देखती हैं कि और दिन से ज्यादा मछली उनके जाल में फंसी हुई है, जिससे उनका 2 दिन का काम तो आराम से निकल जाना था। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सब्र रखना चाहिए। लेकिन जब रजनी काकी पूछे कि हम मछली ज्यादा कहाँ से ला रहे हैं, तो साफ साफ कह देना कि हम ये मछली खरीद कर लाए हैं, वरना तो वो हमें और भी ज्यादा परेशान करेगी। ठीक है दीदी, हम रजनी काकी को ऐसा ही बोलेंगे। अब जब ये बात रजनी तक पहुंचती है कि चंदा कोमल मछलियाँ खरीद कर ला रही हैं, तो रजनी को बड़ी खुशी होती है। लेकिन अब वो कोमल के मछली ढाबे के पास ही अपनी चाय की दुकान खोल लेती है और जो भी उसकी दुकान पर चाय पीने आता वो उसे भड़काने लगती है। बहन, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ यहाँ से मछली ले जाते हो ना,
लेकिन ये देखो ताज़ा ताज़ा मछलियाँ हैं, घर ले जाओ और बनाकर खाओ। ऐसे में 2-3 दिनों तक ये मछलियाँ चलेंगी। वो औरत भी रजनी की बातों में आ जाती है। अब ऐसे में कोमल के मछली ढाबे की बिक्री और भी कम होने लगती है, लेकिन वो उदास मन से अपने मछली ढाबे को और भी अच्छे से चलाने लगती है। लेकिन एक रोज देर शाम रजनी के रोने की आवाज सुनकर वो तीनों बहनें अपने ढाबे से बाहर आती हैं। अरे रजनी काकी, क्या हुआ? अचानक आप ऐसे रोने धोने क्यों लगी? बताइए रजनी काकी, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हो? अभी अभी यहाँ से एक बाइक वाला गया है, वो मेरे पूरे दिन की कमाई ले गया। मैं जब तक चिल्लाई तब तक वो भाग गया। अरे काकी, तो आपने हमें आवाज क्यों नहीं दी? जब वो भागा तो हम उसकी अच्छे से खबर लेते। सब यही खड़े थे पनवारी नाई पर, लेकिन कोई नहीं आया। पर जैसे ही तुम तीनों बहनों ने मेरे रोने की आवाज सुनी, तुम तीनों दौड़ते हुए आए। अरे काकी, आप तो हमारी माँ समान हो, और वैसे भी कोई भी होता तो उसकी मदद तो करते ही ना हम। अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम तीनों बहनों को मैंने बहुत परेशान किया, और आज देखो अपने बच्चों को खोने के बाद भी दूसरे बच्चों को प्यार नहीं कर पाई। एक ये वजह भी हो सकती है कि भगवान ने मेरे ईर्ष्या की वजह से मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए। देर से ही सही, लेकिन रजनी को अकल आ जाती है कि वो जो भी कर रही है वो सही नहीं है। उसके बाद से वो तीनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह समझती है और उनकी मदद भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।